नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम वीरेंद्र प्रताप गिरी है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो है और इस वीडियो को सभी स्त्रियों और पुरुषों को देखना चाहिए, क्योंकि स्त्रियों को इस वजह से देखना चाहिए ताकि वो अपने अधिकारों को जानें, और सभी पुरुषों को इस वजह से देखना चाहिए ताकि वो अपराध करने से बचें। इस वीडियो में मैं बात करूँगा घरेलू हिंसा से संबंधित जो कानून हैं उन कानून को लेकर। देखिए, हमारे देश में जो किसी अपराध के लिए दंड दिया जाता है वो आईपीसी या सीआरपीसी के अनुसार दिया जाता है। आईपीसी होता है इंडियन पीनल कोड, भारतीय दंड संहिता। 1860 का ये कानून है। जब ये कानून बना था तो घरेलू हिंसा को लेकर महिलाओं के पक्ष में कोई विशेष प्रावधान इसमें नहीं था। और जब भारत देश आज़ाद हुआ तो आज़ादी के बाद 1960-1970 के दशक में बहुत सारे घरेलू हिंसा के मामले कोर्ट में पहुंचने लगे, और फिर लोगों को ये अनुभव हुआ कि हमें कुछ करना चाहिए इसको लेकर। और फिर 1983 में आईपीसी में संशोधन करके धारा 498 ये जोड़ा गया, और इसमें ये लिख दिया गया कि किसी महिला के साथ उसका पति या उसके पति के नातेदार अगर क्रूरता करते हैं तो उन्हें 3 साल का सज़ा होगा, और या फिर जुर्माना होगा, या फिर दोनों हो सकता है। इस तरह से लिख दिया गया। यहाँ क्रूरता करने का अर्थ ये होता है कि जैसे कि कोई महिला है, उसको अगर दहेज के लिए तंग किया जाता है, या उसके पति या उसके पति के नातेदारों द्वारा उस पर दबाव बनाया जाता है कि वो अपने मायके वालों से पैसा मांगे, या कुछ ऐसा कुछ कहा जाता है, तो ये क्रूरता में शामिल होता है। या फिर उस महिला को आत्महत्या के लिए उकसाया जा रहा है, या फिर उसके शारीरिक रूप से उसे क्षति पहुंचाई जाती है, तो ये सारे के सारी चीज़ क्रूरता में शामिल हैं। 1983 में जब ये कानून बना तो इससे लगभग सारी चीज़ें निपट गई, और उस समय लगभग कुछ चीज़ें ठीक होने लगी। इसके बाद में आगे चलता रहा, और बाद में इसके बावजूद कुछ अन्य केस आने लगे, कुछ नए नए प्रकार के केस आने लगे। फिर लोगों को महसूस हुआ कि अब इससे भी काम नहीं चल रहा है, और फिर 2005 में एक कानून बना जिसको कहते हैं घरेलू हिंसा निवारण अधिनियम। 2005 का ये कानून है। इस कानून में बहुत विस्तार से घरेलू हिंसा से संबंधित सारे के सारे मामले लिखे गए, और किस तरह से कार्यवाही होगी वो सारी बातें इसमें लिख दी गई। यहाँ घरेलू हिंसा का अर्थ ये होता है कि घरेलू हिंसा को 4 भागों में बांटा गया है। सबसे पहला है शारीरिक हिंसा। शारीरिक हिंसा का अर्थ ये होता है कि कोई महिला है, उसको शारीरिक रूप से उस पर क्षति पहुँचाई जाती है, उसे उसके शरीर में कोई चोट पहुँचाया जाता है, तो ये शारीरिक हिंसा के अंतर्गत आता है। दूसरा है मानसिक हिंसा। मानसिक हिंसा का मतलब जैसे गाली देना हो गया, कोई उसे गाली देता है, ये मानसिक हिंसा में शामिल होता है। या फिर उसे ताने दिया जा रहा है, बच्चों को लेकर ताने दिया जा रहा है कि बच्चे नहीं हो रहे हैं, या केवल तुम्हें लड़के ही हो रहे हैं, या केवल लड़कियां ही हो रही हैं। इन सब बातों को लेकर अगर कोई किसी महिला को ताने देता है तो ये भी एक प्रकार की हिंसा है, जिसे मानसिक हिंसा कहते हैं। तीसरा होता है आर्थिक हिंसा। आर्थिक हिंसा क्या है? जैसे कोई महिला है, उसके घर वाले भरण पोषण ठीक से नहीं कर रहे हैं, जितनी उनकी क्षमता है उसके हिसाब से, या फिर उसे चिकित्सा संबंधित सुविधाएं नहीं दी जा रही हैं, या फिर महिला कमाने वाली है और उसका वेतन ले लिया जाता है, तो ये सारे के सारे आर्थिक हिंसा के अंतर्गत आते हैं। और सबसे आखिरी है, सबसे लास्ट में है लैंगिक हिंसा। लैंगिक हिंसा क्या होता है? किसी पति का अपने पत्नी से उसकी इच्छा के विरुद्ध उससे संबंध बनाना, ये लैंगिक हिंसा के अंतर्गत आता है। हमारे देश में ये एक बुरा ही कानून है। थोड़ा सा इसके बारे में अलग से चर्चा करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे देश में ये कानून है कि अगर कोई महिला है और उसकी उम्र 15 साल से कम है और उसका पति उसके साथ में ज़बरदस्ती करता है, उसके साथ में ज़बरदस्ती संबंध बनाता है बिना उसकी सहमति के, तो अपराध होगा। और यदि महिला की उम्र 15 साल से ऊपर है और इसके बाद अगर पति उसकी सहमति के बिना उससे संबंध बनाता है तो ये अपराध नहीं है। तो ये हमारे देश में एक बुरा कानून है। इस पर बात भी चल रही है, जैसे ही कोई संशोधन होगा तो मैं वीडियो बनाऊंगा। और इसके बाद में अब ये कानून बन गया घरेलू हिंसा निवारण अधिनियम 2005 का कानून। ये कानून जब बना तो इससे बहुत सारे सुधार हो गए, क्योंकि ये कानून जितने भी घरेलू हिंसा से संबंधित चीज़ें हैं उन सब को लगभग कवर करता है। इसका धारा नंबर 4, इसका जो धारा नंबर 4 है ये बहुत ख़ास है। इसको मैं एग्जाम्पल से समझाता हूँ। जैसे मान लीजिए कि आप हैं और आपने अपने पड़ोस में देखा कि एक महिला रहती है और उसके साथ में उसके घर वाले बहुत क्रूरता करते हैं।
या उसके साथ में हिंसा करते हैं। और फिर आपने क्या किया, आप पुलिस में जाकर कंप्लेन कर दिए, और फिर पुलिस आई, उस महिला से पूछताछ की, और उस महिला ने ये कहा कि नहीं, हमारे घर वाले तो मेरे साथ में कोई हिंसा नहीं करते और मैं पूरी तरह से ठीक हूँ, मेरे घर वाले भी बहुत अच्छे हैं, इस तरह से कह दिया। तो इस कानून के जो घरेलू हिंसा निवारण अधिनियम है, इसके सेक्शन 4 में लिखा हुआ है कि आप पर कोई भी मामला नहीं चलाया जाएगा अगर वो महिला ऐसा करती है। तो ये बहुत ही सुंदर सा एक छोटा सा कानून है, 5 चैप्टर में बटा हुआ है, इसमें 37 सेक्शन हैं। और इस कानून के तहत महिला किसी के ऊपर भी केस कर सकती है जो उस पर मानसिक हिंसा करे। जैसे कोई महिला अपने पति के ऊपर केस कर सकती है, अपने ससुर के ऊपर, अपने देवर के ऊपर, अपने बेटे के ऊपर, या फिर अपने सास के ऊपर भी इस अधिनियम के अंतर्गत केस कर सकती है। मतलब कि एक महिला के ऊपर भी ये केस हो सकता है। अगर वो महिला मायके में है तो अपने भाई के ऊपर, अपने पिता के ऊपर भी केस कर सकती है इस अधिनियम के अंतर्गत। इसके सेक्शन 8 में लिखा है कि प्रत्येक राज्य अपने अपने जिले में, मतलब प्रत्येक जिले में एक संरक्षण अधिकारी नियुक्त करता है, और ये संरक्षण अधिकारी जब इस अधिनियम के तहत कोई केस आता है तो उसको निपटाने का सारा काम करता है। इस अधिनियम के सेक्शन 9 में ये लिखा हुआ है कि इस मामले की सुनवाई कौन करेगा, तो जिला मजिस्ट्रेट यानी कि जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास इसका सुनवाई करता है। यानी कि न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी का जो होता है वो इस मामले की सुनवाई करता है, इससे संबंधित जो मामले आते हैं उसकी सुनवाई करता है। जब इस मामले को लेकर यानी घरेलू हिंसा को लेकर कोई मामला कोर्ट में पहुंचता है तो जो संरक्षण अधिकारी है वो संरक्षण अधिकारी इस महिला से जुड़ जाएगा पूरी तरह से, और अगर महिला को शारीरिक चोट पहुंची है तो उसका मेडिकल करवाएगा, उसको पुलिस में जमा करने का काम भी संरक्षण अधिकारी का होता है। दूसरी चीज़, अगर महिला केस कर दी है अपने घर वालों के खिलाफ और उसके घर वाले इसे अपने घर में रखने से मना कर रहे हैं, और दूसरी चीज़ इसके जो मायके वाले हैं वो भी अपने घर में रखने से मना कर रहे हैं, तो इसे आश्रय गृह दिलवाया जाता है, यानी जिले पर होता है वो दिलवाया जाता है। और इस अधिनियम का जो सेक्शन 18 है और सेक्शन 20 है वो सबसे अच्छे हैं। सेक्शन 18 के तहत वो महिला क्या कर सकती है, मजिस्ट्रेट से संरक्षण का मांग कर सकती है, और संरक्षण मिलने पर वो जो मजिस्ट्रेट हैं वो ऑर्डर कर सकते हैं कि महिला को पूर्णतया संरक्षण दिया जाए, या जो जिसके विरोध में इसने केस किया है वो आदमी इस महिला के आसपास कहीं पर भी नहीं भटक सकता। मतलब कि जैसे मान लीजिए महिला कहीं पर काम करती है तो उस कार्यस्थल के आसपास भी नहीं दिखाई देना चाहिए। दूसरी चीज़, अगर महिला के बच्चे पढ़ने स्कूल आते जाते हैं तो रास्ते में नहीं दिखने चाहिए। महिला मेडिकल करवाने जाती है उससे नहीं मिल सकता, या फिर फ़ोन से कांटेक्ट नहीं कर सकता, किसी भी माध्यम से उससे दूर रहेगा। ये सेक्शन 18 के तहत जो मजिस्ट्रेट हैं वो ऑर्डर दे सकते हैं, और ऐसा ऑर्डर महिला मांग सकती है। दूसरा है सेक्शन 20। सेक्शन 20 में ये चीज़ लिखा है कि आर्थिक सहायता भी मांग सकती है। वो मजिस्ट्रेट से ऑर्डर दिलवा सकती है कि उसके पति या फिर जिसके भी विरोध में उसने केस किया है वो उसे आर्थिक सहायता दें, यानी पैसा दें केस लड़ने के लिए ही। और तीसरा चीज़ है, ये निवास स्थान भी मांग कर सकती है। निवास स्थान का मांग कर सकती है मतलब कि अगर निवास स्थान का मांग किया इसने और मजिस्ट्रेट ने ऑर्डर दिया तो पति या फिर जिसके भी विरोध में इसने केस किया है उसे क्या करना पड़ेगा, इसे किराए पर या तो मकान लेकर दें, महिला को या तो किराए पर मकान लेकर दें, ये उसमें रहेगी, या फिर अपने घर में ही एक कोने पर किसी कमरे को दे दें इसे रहने के लिए। और ऐसा भी हो सकता है कि मजिस्ट्रेट ऑर्डर दे दें कि पति ही घर छोड़ दे, यानी घर ही छोड़ दे पति, और पूरी तरह से पूरा घर महिला को ही मिल जाए जब तक भर केस चल रहा है तब तक भर के लिए, क्योंकि महिला का भी घर में अधिकार होता है। ये हिंदू कोड बिल 1955 का कानून है, उसको मैं अलग से पढ़ाऊंगा तो उसके बारे में विस्तार से बताऊंगा। सबसे खास बात इस कानून के बारे में ये है कि ये केवल महिलाओं के संरक्षण के लिए है, पुरुषों के संरक्षण के लिए नहीं है। यानी पुरुष इस अधिनियम के तहत उनके ऊपर कुछ होता है तो वो नहीं जा सकते, केवल महिलाओं के लिए ही ये कानून है। अगली बात है, अगर जैसे सक्सेशन एक्ट है, सक्सेशन एक्ट के तहत जो घर में जो बच्चे हैं उन बच्चों पर अधिकार महिलाओं का होता है, महिलाओं को प्राथमिकता दी जाती है। वैसे इसमें लिखा है, इस अधिनियम में ये लिखा हुआ है कि अगर महिला के 5 साल से छोटा बच्चा है तब तो वो महिलाओं के पास ही रहेगा, महिला के पास ही रहेगा। और अगर 5 साल से बड़ा बच्चा है तो बहुत रेयर केस में, यानी कि जैसे जब मजिस्ट्रेट पूरी तरह से ये
संतुष्ट होते हैं, आश्वस्त होते हैं कि पिता के पास बच्चा पूर्णतः सुरक्षित रहेगा, तो कुछ शर्तें रखकर और फिर पिता को सौंप सकते हैं, नहीं तो प्राथमिकता महिलाओं को ही दी जाती है बच्चों को रखने का। सबसे आखिरी और सबसे खास बात यह है कि इस एक्ट के तहत किसी फैसले से अगर कोई पुरुष असंतुष्ट है तो वो हाई कोर्ट जा सकता है।